नमस्ते नमस्कार जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। मार्केट में किताब है कॉस्मोस पब्लिकेशन की एनसीईआरटी सार संग्रह ऑनलाइन क्लास 6 से 12 तक सहित सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए ये जो किताब है ये समान रूप से उपयोगी है। इसमें है क्या, तो जितने भी जीएस के सब्जेक्ट हैं उसके महत्वपूर्ण ऑनलाइनर कंटेंट हैं और इस किताब के रचयिता है यूपीएससी पास आईपीएस महेश कुमार वर्णवाल। इस किताब के बारे में आप सब जानते होंगे। तो अब मैं इस सीरीज में इस पूरे किताब को यानी 2024 के एडिशंस के पूरे अपडेट किताब को पूरा लाने वाला हूं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए। सबसे पहले आधुनिक भारत का इतिहास रखते हैं, जिसका एपिसोड 1 और एक एपिसोड आएगा 2, यानी एपिसोड 1 और 2 में आधुनिक भारत के इतिहास को कवर करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि यह किताब इतनी ज़बरदस्त है, इसके अंदर कंटेंट इतने ज़बरदस्त हैं कि किसी भी परीक्षा को आप देने जा रहे हैं एक बार अवश्य पढ़िए। मेरी बात तो भरोसा मत कीजिए, आप खुद कंटेंट देखिए वीडियो में आगे और फिर आप अपने परीक्षा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए, तो आपको पता चलेगा कि ये किताब वन ऑफ द बेस्ट किताब है और वो रिवीजन के लिए, क्योंकि इसमें ऑनलाइनर कंटेंट है। तो आप कंसेप्ट पढ़े हैं, ऑनलाइनर कंटेंट है जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसी से सवाल बनते हैं। तो चलिए बिना देरी की शुरुआत कर लेते हैं। हमने यहाँ भले ही लिख दिया कि बिहार शिक्षक बीपीएससी टीआरई, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये सभी प्रतियोगिता परीक्षा, जो कि मैं नहीं महेश वर्णवाल सर खुद कहते हैं कि ये सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो जो ये किताब है ये किसी भी परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हो तो आपके लिए गागर में सागर हो सकता है, जो कि महेश वर्णवाल सर क्लेम करते हैं। तो चलिए इस किताब को रिवील करते हैं और पढ़ते हैं। सारे एपिसोड वाइज में सब विषय कवर करा दूंगा, सब्जेक्ट वाइज। अभी आधुनिक भारत का इतिहास लेते हैं, एपिसोड 1। तो चलिए आधुनिक भारत के इतिहास का जो पहला टॉपिक है महेश वर्णवाल सर की किताब में, कॉस्मोस पब्लिकेशन की किताब में, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, जिसे हम लोग रिवील कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो इनका कंटेंट है, इनकी टॉपिक है, वो है यहां पर आप देख सकते हैं, व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था। कई बार पूछा गया एग्जाम, जितने भी कंटेंट है जबरदस्त है। चलिए इसका स्टडी करते हैं। पुर्तगाली। अगला सवाल दिया है, अगला कंटेंट दिया है, यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी। वास्को डी गामा द्वारा करी गई थी, कई बार पूछा है। और ये भारत कब आया था, 17 मई 1458। अगला कंटेंट है, कलिकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया। जमोरिन ने, स्थानीय शासक थे वहां के, केरल के। आगे बढ़ते हैं। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी कहां स्थापित की। कोचीन में। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ। फ्रांसिस डी अल्मेडा, 1505। भारत में तंबाकू की कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना वर्ष 1556 में गोवा में की गई थी। दोस्तों आधुनिक भारत से सवाल बहुत आता है बीपीएससी में भी, और बिहार टीआरई टीचर भर्ती में, बिहार बीपीएससी 70वीं कोई भी एग्जाम हो, मॉडर्न हिस्ट्री काफ़ी कवर करता है। तो पहले हम इसीलिए मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करेंगे, फिर मिडाइवल, फिर एंशिएंट, इसी तरह पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हर विषय जो भी महेश वर्णवाल सर की किताब में कंटेंट है हम आपके सामने लाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की पॉलिसी किसने लाई। फ्रांसिस डी अल्मेडा ने। किसने लाई। फ्रांसिस डी अल्मेडा ने लाई। आगे बढ़ते हैं। विभिन्न देश के खोजकर्ता के बारे में पता है। वास्को डी गामा ने भारत की समुद्री मार्ग पहुंचने की खोज करी। भारत पहले से था, समुद्री मार्ग से कैसे पहुंचे इसकी खोज करी वास्को डी गामा। कोलंबस अमेरिका जाने के रास्ते की खोज करी। कैप्टन ने जेम्स कुक ऑस्ट्रेलिया के रास्ते खोज किया। तस्मान ने तस्मानिया न्यूजीलैंड की खोज करी। बार्थोलोम्यू डियाज ने केप ऑफ गुड होप यानी दक्षिण अफ्रीका की खोज करी। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक भारत में कौन था। अल्बुकर्क। आप उठा के देखिए, लगभग सवाल पूछे गए हैं ये किसी न किसी परीक्षा में। ये पॉइंट, किसी वायसराय के काल में, या सॉरी किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया। नीनो डी कुन्हा। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कर्टेज अरमोडा काफिला पद्धति प्रारंभ किया था। ये बिहार दरोगा में पूछा।
पुर्तगालियों के पश्चात व्यापार करने भारत में कौन आया? डच आए। डच जो है वर्तमान में हॉलैंड के निवासी थे, जो वर्तमान में नीदरलैंड्स कहे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन और उसकी प्रथम फैक्ट्री। चलिए तो यहाँ देखिए कंपनी, देश, स्थापना और प्रथम फैक्ट्री। तो पहली कंपनी है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, एस्तादो द इंडिया, जो देश पुर्तगाल से 1498 में स्थापना हुई और इसने अपनी भारत में प्रथम फैक्ट्री कोचीन में लगाई। दूसरा है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, ब्रिटेन देश। 1600 ईस्वी में इसकी स्थापना करी गई और भारत में इसकी प्रथम फैक्ट्री सूरत में लगी थी। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, जिसे हॉलैंड या डच कहते हैं, इसने 1602 में इसकी कंपनी की स्थापना हुई और भारत में इसकी फैक्ट्री मुसलीपट्टनम में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी डेनमार्क 1616 में त्रावणकोर में इसकी पहली फैक्ट्री लगी। फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुई फ्रांस में हुई, कब हुई? 1664 में और सूरत में इसकी पहली फैक्ट्री लगी। तो यूरोपीय व्यापारियों का भारत आगमन क्रम है, कई बार पूछा जाता है, पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसिस, स्विस। इसके लिए ट्रिक याद करते हैं, पेड कर दे फीस, तो उसे याद रखिएगा। और यूरोपीय शक्तियों में भारत में पुर्तगाली कंपनी ने सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में प्रवेश किया तथा भारत में सबसे अंत में 1961 ईस्वी में यहाँ से गए। तो ये कई बार सवाल पूछा कि सबसे पहले आया और सबसे बाद में गया कौन? पुर्तगाली। आगे बढ़ते हैं, नीचे एनसीईआरटी सार संग्रह लिखा है और ये कॉस्मोस पब्लिकेशन का अपना एडवर्टाइज है। तो चलिए पहला पेज समाप्त होता है, दूसरे पेज की ओर बढ़ते हैं और लेते हैं कंटेंट। किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत में मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई? डचों द्वारा। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ करी? डचों ने। किसने करी भाई? डचों ने। आगे बढ़ते हैं, वर्ष 1759 में बेदरा का युद्ध किन दो यूरोपियों के बीच हुआ? डच और अंग्रेज के बीच हुआ। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? अकबर था। आगे बढ़ते हैं, ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था? कैप्टन हॉकिंस था। चलिए आगे बढ़ते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना मुसलीपट्टनम में तथा प्रथम अस्थायी कारखाना सूरत 1613 में स्थापित किया गया। आगे बढ़ते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? सर जॉन चाइल्ड को। हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्ष 1717 में महाधिकार पत्र जारी किया? फर्रुखसियर। 1661 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बंबई द्वीप प्रदान किया। 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर मुंबई को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। क्या बात है, भारत को तो बंदर बाट बनाया हुआ है। ससुरा ब्याह में दहेज में बंबई देता है और हद तो तब हो गया जब वो राजकुमार चार्ल्स द्वितीय बम्बई को ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड के वार्षिक किराया पर दे देता है। वाह, देखिए इन अंग्रेजों की कहानी। महेश बनसवाल सर की बुक की जुबानी में मैं आपके साथ मध्यस्थता कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, प्रमुख शहरों के संस्थापक कलकत्ता के हैं जॉब चार्नक, मद्रास के फ्रांसिस डे, नई दिल्ली के एडवर्ड लुटियंस एवं हार्वर्ड बेकर और बम्बई के हैं गेराल्ड अंगनियर। आगे बढ़िए, यूरोप वासियों के लिए सर्वप्रथम सोरा और अफीम प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र था बिहार था। क्या था भैया? बिहार था। वर्ष 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयास से की गई? कोलवर्ट के प्रयास से। फ्रांसिस कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई? तो लुई 14वें के कार्यकाल में। फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ हुई? सूरत 1668 में। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति आरंभ करी थी। फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनवाया गया? तो पांडिचेरी में। पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसिस गवर्नर कौन था? फ्रांको मार्टिन। पुर्तगालियों को शैली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया? थॉमस वेस्ट ने। वांडीवास का युद्ध 1760 में अंग्रेज ने
किसे पराजित किया? तो फ्रांस को। कई बार पूछा है, देखिए ये जो ब्लैक बोल्ड कलर में है ये डायरेक्ट सवाल बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? अंग्रेज एवं फ्रांस के मध्य। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ? तो एलासापा की संधि या एक्सलाशैपल की संधि 1748। कर्नाटक में जितने भी युद्ध हुए उन युद्धों को एक साथ आइए यहां देखते हैं। कर्नाटक युद्ध, ये क्रम है, कारण, संधि और परिणाम। प्रथम युद्ध हुआ 1746 से 48 के बीच। कारण था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का युद्ध। संधि हुई एक्स-ला-शापेल की संधि 1748 में और रिजल्ट आया अनिर्णित, कोई रिजल्ट नहीं आया। आगे बढ़ते हैं। द्वितीय जो युद्ध हुआ 1749 से 54 के बीच। कर्नाटक के उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ। इसमें पौंडीचेरी की संधि 1755 द्वारा यह युद्ध समाप्त हुआ और ब्रिटेन इसमें मजबूत स्थिति में आ गया। तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध जो हुआ अंग्रेज और कर्नाटक के विषय पे, वो 1756 से 63 के बीच सप्तवर्षीय युद्ध एवं औपनिवेशिक कारण के कारण हुआ, है ना। पेरिस की संधि हुई 1763 ईस्वी में और फ्रांस की पराजय हुई। किसकी पराजय हुई दोस्त? फ्रांस हार गया। तो अंग्रेजी कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा गया था। कभी कभी एग्जामिनर सनक जाता है तो ऐसे ऐसे सवाल पूछ लेता है आपसे, इसलिए इस किताब ने अच्छे से कवर किया है इन सारे सवालों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पेज लेते हैं। दूसरा टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। तो चलिए देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब की कहानी क्या है भैया। चलिए, मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था मुर्शीद कुली खां 1717 से 1727। मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से कहां स्थानांतरित करी थी? मुर्शिदाबाद। बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से करी थी? अलवर्दी खान ने। यह क्वेश्चन बीपीएससी से पूछा हुआ है डायरेक्ट। 20 जून 1756 को प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में हुई? सिराजुद्दौला। 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि किसके मध्य संपन्न हुई? क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। प्लासी का युद्ध काफी फेमस है इतिहास में। बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था जिसने युद्ध में विश्वासघात किया? तो मीर जाफर थे। और नवाब थे हमारे सिराजुद्दौला, जिसका सेनापति मीर जाफर था, जो अंग्रेजों के साथ मिल गया और नवाब को धोखे से मार दिया। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह था आलमगीर द्वितीय। प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब बना मीर जाफर। ये वही मीर जाफर है जो सिराजुद्दौला का सेनापति था। सेनापति ही अंग्रेज से मिल गया और दोनों ने मिलकर सेटिंग किया, राजा को मरवाया और फिर खुद बंगाल का नवाब बना, क्योंकि अंग्रेजों ने यही डील किया था भाई। इसीलिए किसी शायर ने कहा है कि दर्द और दुख तो अपने ही देते हैं, वरना गैरों को क्या पता कि दुख कहाँ से होता है, दर्द कहाँ से आपको होती है। इतिहास का वो प्रसिद्ध युद्ध भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत करी जिस युद्ध ने, उस युद्ध का नाम था प्लासी का युद्ध। 23 जून 1757 को बिहार पुलिस डायरेक्ट इस सवाल को पूछा है और विथ डेट के साथ पूछा है। आप उसके क्वेश्चन बैंक में देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रमुख घटना और उनकी तिथि। ब्लैक होल की घटना हुई 20 जून 1757 में। बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, ये सब डायरेक्ट डेट भी पूछता है, तो थोड़ा एक बार देख लीजिए। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 और इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765। बनारस की संधि 1773 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगले कंटेंट को अपने रडार में। वर्ष 1760 में अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर किसे बंगाल का नवाब बनाया? तो मीर कासिम को बनाया। तो मीर जाफर भले धोखे से
मारा सिराजुद्दौला को, उसके बाद अंग्रेजों के साथ मिल गया। लेकिन अंग्रेज ऐसी परिस्थिति पैदा कर दिए कि धीरे धीरे मीर जाफर भी अंग्रेज से टूटने लगा, जिसके वजह से मीर जाफर का दामाद मीर कासिम को अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब बनाया, और ई आने के बाद तो और हिला दिया, जिसके कारण बक्सर का युद्ध हो गया। आगे बढ़ते हैं। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम, देखिए आ गया, अवध के नवाब सुजाउद्दौला, देखिए सिराजुद्दौला बंगाल में है, सुजाउद्दौला अवध में है, और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को पराजित किया था। देखिए कहानी कुछ ऐसा है कि मीर कासिम को लगा कि ये अंग्रेज हमारे ऊपर क्यों राज कर रहे हैं, हम जब राजा हैं। इसीलिए मुर्शिदाबाद से राजधानी इन्होंने जो लाया था वो लाया था मुंगेर, है ना, मुंगेर राजधानी लाया। मुंगेर में गन फैक्ट्री इसी ने लगाया, मीर कासिम ने। फिर अंग्रेजों को लगा कि ये मीर कासिम बड़ा डेंजरस साबित हो सकता है, तो इसे हटा करके फिर से मीर जाफर को बनाया गया। तो मीर कासिम चुप नहीं बैठा और अंग्रेजों को काटते हुए पटना होते हुए अपने दोस्त यूपी यानी कि अवध के नवाब सुजाउद्दौला के पास गया। सुजाउद्दौला दिल्ली के मुगल सम्राट को अपने साथ लिया, शाह आलम द्वितीय उस समय हुए, और तीनों सेना मिलकर के युद्ध लड़ी, लेकिन फिर भी हार गई, क्योंकि ब्रिटिश की सेना यूरोपियन टेक्नोलॉजी पे थी, थोड़ी सी उसके पास एडवांस हथियारें थी, हमारे पास नहीं थी। फिर भी तीनों की त्रिगुट सेना हार हुई। ये भारत की बड़ी हार थी, और 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व स्थापित हो गया 1765 के इलाहाबाद की संधि में, जो आगे आप देखेंगे। बक्सर के युद्ध में के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो। देखिए कहानी बताते लगेंगे तो बहुत सारा लंबा वीडियो होगा, आप कहेंगे, लेकिन फिर भी जहां लगे कि थोड़ा इंटरेस्टिंग मामला है वहां हम जरूर आपसे डिस्कस कर देंगे। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था मीर जाफर। देखिए मैंने कहा मीर कासिम को हटाकर किसको बना दिया? मीर जाफर को। बक्सर के युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की प्रथम संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब नजमुद्दौला तथा क्लाइव के मध्य इलाहाबाद की द्वितीय संधि क्लाइव तथा अवध के नवाब सुजाउद्दौला के बीच हुई। किस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का मतलब राजस्व यानी टैक्स वसूलने का अधिकार प्राप्त हुआ? इलाहाबाद की संधि 1765। यही यूपीएससी में भी सवाल आया हुआ था कि भारत गुलामी की जंजीरों में बंधा किस युद्ध के बाद? स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसे कहा गया? रॉबर्ट क्लाइव को, क्योंकि इसके कारण ही बंगाल में कंट्रोल हुआ और 1765 का इलाहाबाद की संधि के साथ बिहार, बंगाल और उड़ीसा में दीवानी प्राप्त हुई ईस्ट इंडिया कंपनी को। इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना कर दी रॉबर्ट क्लाइव ने। डुअल गवर्नमेंट का मतलब ये हुआ कि प्रशासन का काम मुगल सम्राट देखेंगे भारत में, और जो भी टैक्स और रेवेन्यू का मामला होगा वो सारा ईस्ट इंडिया कंपनी देखेगी। इसे ही डुअल गवर्नमेंट या द्वैध शासन कहते हैं। आगे बढ़िए, मजा आ रहा है। इतिहास, मॉडर्न इतिहास बहुत रोचक है और बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो जरूर इसको आप समझिए। उत्तर मुगल कालीन राज्यों के संस्थापक तो बंगाल का देखेंगे 1717 से 27 के बीच मुर्शिद कुली खां, हैदराबाद 1724 निजाम उल मुल्क, है ना, भरतपुर 18वीं शताब्दी चुरामन और बदन सिंह। तो ये बंगाल और हैदराबाद कई बार पूछा गया है, तो बहुत अच्छे से इसको। कर्नाटक 18वीं शताब्दी सादुतुल्ला खां और अवध शहादत खान। उसके बाद जयपुर सवाई राजा जय सिंह और रुहेला पठान, मोहम्मद खां वंश और मैसूर हैदर अली। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये भी पूछा जाता है। आगे बढ़ते, वर्ष 1842, तो सबसे नीचे एक टैगलाइन हमेशा इस बुक में आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 1842 से 44 तक गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड एलनबरो का कार्यकाल कुशल आक्रमणीयता की नीति का काल माना जाता है। यानी कि ये बंदा काफ़ी नॉर्मल बिहेवियर किया भारत के सिस्टम के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं तीसरा पॉइंट। बनवाल सर को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसे बुक उन्होंने बनाए कॉस्मोस पब्लिकेशन के द्वारा, जो बहुत ही दमदार कंटेंट है। किसी भी परीक्षा के लिए, जीएस के लिए रामबाण है। आप इसे वीडियो को देखें और अगर आपको भरोसा हो जाए तो मैं गुजारिश करूंगा कि आप ऑफलाइन खरीद करके भी पढ़ सकते हैं, और 2-3 बार वीडियो देखने पर भी आपका काम हो जाएगा अगर आप बुक नहीं परचेज कर पाते, क्योंकि हर साल अपडेट हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिख साम्राज्य के संस्थापक किसे माना जाता है?
सिख संप्रदाय के सिख साम्राज्य के संस्थापक माना जाता है महाराजा रणजीत सिंह को 1799 ईस्वी। महाराजा रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? सुकर चकिया मिसल से। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? लाहौर। महाराजा रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? सहसूजा से प्राप्त किया था। किससे प्राप्त किया था? सहसूजा से। किससे प्राप्त किया था दोस्त? सहसूजा से। आगे बढ़िए। 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि किनके मध्य हुई? महाराजा रणजीत सिंह तथा अंग्रेजों के बीच हुई। महाराजा रणजीत सिंह एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे, इसलिए इन्होंने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंखों की रोशनी ले ली। बात समझ। वर्ष 1845 में प्रारंभ हुआ प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड हार्डिंग प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ? लाहौर की संधि 1846। महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? तो खड़ग सिंह थे। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं आगे के महत्वपूर्ण कंटेंट। महत्वपूर्ण संधियां देख लेते हैं एक नजर में। पुरंदर की संधि 1665 बिहार ईसाई में पूछा हुआ है। वरगांव की संधि 1779, सलावाई की संधि 1782, देवगांव की संधि 1803, सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803, पूना की संधि 1817, लाहौर की संधि 1846 और अमृतसर की संधि 1809। एक संधि चिपका ही देता है एग्जामिनर, कुछ भी आप कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? तो लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ। 13 जनवरी 1849 को चिलियावाला युद्ध में अंग्रेज सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड गफ के द्वारा। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? दिलीप सिंह था, दलीप लिखा हुआ है। वर्ष 1849 में ब्रिटिश साम्राज्य में सिख साम्राज्य के विलय के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना किसने करी? हैदर अली ने। सोचिए मैसूर, हैदर अली वही जिसका बेटा टीपू सुल्तान था, जिसने काफी गौरव बढ़ाया भारत का। चलिए आंग्ल मैसूर युद्ध के संघर्ष को भी देखिए, क्योंकि यहां से एक सवाल तो चिपका ही देता है एग्जामिनर, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए। युद्ध प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के बीच हुआ। शासक कौन थे? मैसूर के हैदर अली साहब थे। बंगाल का गवर्नर था लॉर्ड वेरलस्ट और ये युद्ध मद्रास की संधि 1769 में हुई, जिसके कारण संधि के कारण युद्ध समाप्त हुआ। और इस युद्ध में एक विशेष बात यह हुई कि हैदर अली दक्षिण भारत का प्रथम शासक था जो अंग्रेजों से पराजित नहीं हुआ। तो साउथ इंडिया का एक बहुत महत्वपूर्ण शासक था हैदर अली, जो अंग्रेजों से पराजित नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, कम से कम भारत के लिए तो है। आगे बढ़ते हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच हुआ। शासक हैदर अली हुए। बंगाल का गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स था। मंगलौर की संधि हुई 1784 में, तब जाके युद्ध संपन्न हुआ। और इस युद्ध में रिजल्ट आया कि हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान के नेतृत्व में युद्ध हुआ। तो हैदर अली को कोई मारा नहीं, कुछ बीमारी थी अपनी आप वो मरे, किसी युद्ध में नहीं मरे। तो पिता के जाने के बाद कमान संभाला उसका बेटा टीपू सुल्तान। तो दूसरे युद्ध में उसने कमान संभाली और संधि कर लिया। फिर तीसरा जो युद्ध हुआ वो तीसरा आंग्ल यानी अंग्रेज और मैसूर के बीच हुआ 1790 से 92 में। ये बिहार ईसाई में पूछा हुआ था। टीपू सुल्तान इसका नेतृत्व किया, किसका? मैसूर का। और अंग्रेज गवर्नर थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1792 में हुई श्रीरंगपट्टनम की संधि, ये भी बिहार दरोगा में पूछा हुआ है। और इसमें हुआ ये कि टीपू सुल्तान की स्थिति कमजोर हो गई। टीपू सुल्तान की स्थिति कमजोर होगी, अंग्रेज थोड़ा ऊपर हो गए। इसी बात का गुस्सा टीपू सुल्तान में था, जिस वजह से चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध फिर हुआ 1799 में। और टीपू सुल्तान मैसूर के तरफ से और वेलेज अली अंग्रेज थे। मैसूर में सहायक संधि हुआ और इस युद्ध में टीपू सुल्तान की मौत हो गई, यानी मारा गया। और साथ ही साथ जो मैसूर का वो चला आ रहा था, है ना, हैदर अली उसका बेटा, तो उस पूरे वंश को समाप्त कर वाडियार वंश की स्थापना अंग्रेजों ने कर दी मैसूर में, यानी कर्नाटक में। बात समझ गए? तो टीपू सुल्तान मारा गया 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। ये काफी महत्वपूर्ण सवाल है जो बनता है, आप इसे जरूर कंसीडर करिए। नीचे का जो महत्वपूर्ण टॉपिक पॉइंट दिया है, सिख साम्राज्य के महाराज रणजीत सिंह की तुलना फ्रांसीसी यात्री विक्टर जाकाम ने नेपोलियन से की थी। चलिए बढ़िया बात है। चौथा टॉपिक लेते हैं, ब्रिटिश राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियां। ब्रिटिश राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियां तो क्या है, चलिए देखते हैं।
अंग्रेज को भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ? तो देखिए इलाहाबाद की संधि से 1765 से प्रारंभ हुआ, ये आपने पीछे पढ़ा। चलिए आगे बढ़िए। बंगाल में द्वैध शासन किसके द्वारा लागू किया गया? लॉर्ड क्लाइव या रॉबर्ट क्लाइव। वर्ष 1772 में किस गवर्नर ने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया? तो वॉरेन हेस्टिंग्स जब आया तो उसने समाप्त कर दिया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जब वॉरेन हेस्टिंग्स को अच्छे से पावर दिया गया तो उसने इस चीज को समाप्त किया। 1772 में ही समाप्त कर दिया था, इसलिए 1773 में इसे और ज़्यादा पावर दिया गया क्योंकि ये ठीक से रूल कर रहा था। भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता वॉरेन हेस्टिंग्स है, यानी कि जो जुडिशियल सिस्टम देखते हैं वो किसने लाया है? तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने लाया है, क्योंकि इसी वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में मैंने पहले ही चर्चा किया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया, जिसके अंतर्गत वर्ष 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी गई, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजिया एम्पे थे। काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है इस बॉक्स में, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे जरूर आप अच्छे से देखिए। भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। वर्ष 1863 में प्रथम भारतीय ICS अधिकारी बने सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये भी सवाल कई बार पूछा है BPSC, SSC, रेलवे, किसी भी परीक्षा में। मैंने कहा ना ये सारे परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। ब्रिटिश भारत में लोक सेवा संबंधी आयोग, एचिंसन आयोग 1886 लॉर्ड डफरिन के समय, एसिलिंगटन आयोग 1912 लॉर्ड हार्डिंग के समय, और ली आयोग 1923 लॉर्ड रेडिंग के समय। देखिए आप कोई भी एग्जाम दे रहे, एंट्रेंस एग्जाम दो, बिहार SSC, रेलवे, NTPC, दुनिया भर में कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं भारत में, अगर वो GS है और इतिहास है तो दमदार कंटेंट है, आप एक बार जरूर देखिए। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस आयोग ने दी थी? ली आयोग के सिफारिश पर भी ये आज जो सिविल सर्विस आयोग आप देखते हैं UPSC, BPSC, ये ली आयोग की सिफारिश पे ही लगा था। भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। भारत में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई? लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? हैदराबाद 1798। व्यापगत का सिद्धांत थोड़ा उटपटांग भाषा है। हड़प की नीति या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसके द्वारा लागू किया गया? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। इस देखिए डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में यह था कि अंग्रेज जिस राज्य को अपनी सहायता से वहाँ के राजाओं की शासन व्यवस्था को संभलवाया है, वहाँ उस राजा का लड़का अगर है तो वो राजा बनेगा, अगर लड़का नहीं हुआ तो वो राज्य ऑटोमेटिक अंग्रेजों के कंट्रोल में यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में आ जाएगा। ये नीति थी राज्य हड़प की नीति, इसे लॉर्ड डलहौजी ने बनाया। इसी के तहत झांसी, सतारा ये सबको कंट्रोल किया गया। तो झांसी को जब बात करने आई तो आपको पता है कि झांसी में जो गंगाधर राव और रानी लक्ष्मीबाई थी उनके अपने पुत्र नहीं थे, तो रानी लक्ष्मीबाई ने दत्तक पुत्र यानी एडॉप्टेड सोन लिया था दामोदर को, इसीलिए लॉर्ड डलहौजी ने उन्हें राज्य से गद्दी से हटाया। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई अपना पुत्र नहीं था, जिसके कारण झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 की क्रांति में लड़ा अंग्रेजों के खिलाफ। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? समझ रही है? समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। राज्य हड़प नीति में कहा गया कि ऐसे राज्य जिनका निर्माण अंग्रेजों के सहयोग से हुआ उन्हें राज्य के उत्तराधिकारी के लिए गोद लेने का अधिकार नहीं प्राप्त होगा। देखिए मैंने आपको यही बात समझाया। इस रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण आउटरम रिपोर्ट, अवध का जो अधिग्रहण हुआ था वो आउटरम रिपोर्ट पर, तो जो यूपी का अवध क्षेत्र था वहाँ के राजाओं पर एक आयोग बना करके आउटरम रिपोर्ट लाया गया, जिसमें कहा गया यहाँ का जो राजा है वो सही नहीं है, वो अयोग्य है। तो कुल मिलाकर बात यह था कि अवध को ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल करना चाहती थी, तो उस राजा पर एलिगेशन लगा के उस राज्य को कंट्रोल कर लिया। मैंने पहले ही कहा कि व्यापगत सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी राज्य हड़प की नीति के तहत सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बाघट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, अवध इस सब को कंट्रोल किया गया है। अंग्रेज के पास देखिए कैसा कैसा ब्रेन था भारत के राज्यों को कंट्रोल करने के लिए, क्षेत्र को कंट्रोल करने के लिए। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता
की नीति किसने संबंधित है? तो सर जॉन लॉरेंस ने चतुराईपूर्ण निष्क्रियता नीति अपनाई थी। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया? लॉर्ड कैनिंग। देखिए, लॉर्ड कैनिंग से पहले आया था लॉर्ड डलहौजी, उसी ने लाया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और लॉर्ड डलहौजी ने इतने तांडव मचाए कि लोगों के मन में बहुत निगेटिविटी आई, जिसके वजह से एक क्रांति हुई 1857 की। तो हम लोग इतिहास में पढ़ाते टाइम कहते हैं कि किया किसी और ने, मार खाया कोई और। तो करा धराया था लॉर्ड डलहौजी का और पिटा गया बेचारा लॉर्ड कैनिंग। और इसीलिए लॉर्ड कैनिंग जब 1757 में आया तो वो पिटा गया, और इसीलिए 1757 के बाद 1758 में ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता छीन करके ब्रिटिश क्राउन को दिया गया। और अब ब्रिटिश क्राउन यानी कि ब्रिटिश की संसद भारत पर रूल करेगी। पहले क्या कौन करता था? ईस्ट इंडिया कंपनी। पहले कंपनी का शासन था। और 1758, सॉरी माफ कीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, 1700 नहीं बोल करके हम 1857 की बात कर रहे हैं, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग जब आया उसके बाद 1857 की क्रांति हुई, और 1858 में एक पत्र आया इंग्लैंड की महारानी का, जो आगे हम डिस्कस करेंगे। उसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन छीन करके शासन किसको दिया गया? ब्रिटिश क्राउन को दिया गया। यानी कि अब कंपनी शासन नहीं करेगी, ब्रिटिश करेंगे, वो भी उनका क्राउन यानी कि उनकी रानी डायरेक्ट कंट्रोल करेगी और उनके संसद से कंट्रोल होगा। तो कहीं ना कहीं ये अच्छी बात थी, क्योंकि अभी तक कंपनी शासन कर रही थी, अब ब्रिटिश क्राउन करेगी। तो जनरली आप इतिहास पढ़ते होंगे तो जो ब्रिटिश क्राउन है या ब्रिटिश संसद है, पार्लियामेंट है, वो भारत को इस तरीके से ट्रीट नहीं करता था, गुलाम के तरीके से, जैसा कि ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी। वर्ष 1861 में भारतीय दंड संहिता किसके कार्यकाल में निर्मित की गई? लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। राज उपाधि अधिनियम 1876 पारित करके महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी। तो ये सवाल कई बार पूछा गया है, तो आप इसको जरूर समझिएगा। लॉर्ड लीटन के कार्यकाल में किस अकाल आयोग का गठन किया गया? स्ट्रेची आयोग। 1880 में भारत का प्रथम अकाल आयोग था स्ट्रेची आयोग, ये भी दरोगा में पूछा गया है। भारत में अस्थाई स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन जो है वो अस्थाई, देखिए यहाँ पे अस्थाई या स्थानीय स्वशासन भी कई बार लिखा रहता है। तो स्थानीय स्वशासन का जनक जो है लॉर्ड रिपन है। जो पंचायती राज आप देख रहे हैं, गांव में जो शासन व्यवस्था देख रहे हैं, मुखिया सरपंच वाली सिस्टम, कहीं ना कहीं उसकी बीज जो है लॉर्ड रिपन ने बोया था। ब्रिटिश काल में विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार। नेपाल पे अधिकार हुआ 1816 में, वाइसराय लॉर्ड हेस्टिंग्स था। सिंध पे हुआ 43 में, लॉर्ड एलन बेरो था। भूटान पे हुआ 1865 में, लॉर्ड लॉरेंस था। और बर्मा में हुआ 1885 में, लॉर्ड डफरिन था। आगे बढ़ते हैं। और 1849 में ब्रिटिश शासन में पंजाब का विलय हुआ। बिल्कुल उसी समय डलहौजी 1848 से 1856 ईस्वी तक भारत का गवर्नर जनरल था। चलिए आगे बढ़ते हैं और पांचवा टॉपिक लेते हैं। पांचवा टॉपिक है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। तो ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। चलिए, सबसे पहले धन निकासन के सिद्धांत के बारे में पता चलना चाहिए आपको। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का प्रतिपादन किया था हमारे ही ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी। वर्ष 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर, देखिए लिबरल पार्टी जो है इंग्लैंड की पार्टी है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। तो सोचिए इनका कितना मतलब क्रेज और दबदबा था या फिर पॉपुलैरिटी थी कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में ये चुने गए पहले भारतीय थे। जो लिबरल पार्टी, जो अंग्रेजों की पार्टी थी, जो इंग्लैंड की पार्टी थी, वहाँ की स्थानीय पार्टी थी, उसके टिकट पर इन्होंने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में गया। ब्रिटिश में दो हाउस होता है, जैसे अपने यहाँ लोकसभा राज्यसभा होता है, तो वहाँ हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स होता है। कॉमन्स में जो चुन के जाते हैं यानी कि चुनाव जीत के, और हाउस लॉर्ड्स जो होता है जैसे हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा होता है, वैसा ही सिस्टम वहाँ पर है। पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? दादा भाई नौरोजी ने लिखी। कई बार ये सवाल बीपीएससी बिहार दरोगा महंगा हुआ है, कई बार पूछा है। यह विचार किसने दिया कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? कार्ल मार्क्स ने दिया। कार्ल मार्क्स बहुत समाजवादी व्यक्ति थे। उन्होंने
कहा कि जो भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति है काफ़ी घिनौनी है, क्योंकि ब्रिटिश जो है भारत को चूस रहा है, वहाँ भारत को गरीब बना रहा है, भारत के खजाने को लूट रहा है। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की श्रेष्ठतम पुस्तक इंडिया टुडे के लेखक कौन है? रजनी पाम दत्त। वर्ष 1907 में टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किसने करी? J.N. टाटा। टाटा जमशेद जी टाटा पूरा नाम। कुटीर उद्योग के विकास हेतु ऑल इंडिया स्पिन्स एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी द्वारा। वर्ष 1854 में बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी की सूती वस्त्र की फैक्ट्री किसके द्वारा स्थापित की? कवास जी डाबर के द्वारा। तो ये भारतीय थे, उन्होंने सूती वस्त्र की फैक्ट्री लगाई बॉम्बे में। वर्ष 1855 में भारत का प्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित हुआ? श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल में जूट का कारखाना। भारत का प्रथम चाय बागान स्थापित हुआ 1833 में। प्रसिद्ध इतिहासकार के.एम. पनिक्कर ने 1765 से 72 के काल को डाकू का राज कहा। डाकू का राज कहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृषि पद्धति प्रथा तिनकठिया विशेषता, इस प्रथा के अंतर्गत चंपारण बिहार के किसानों को अपने अंग्रेज बागान मालिकों के अनुबंध पर अपनी भूमि का 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य थी। यही सेम ये जो टॉपिक आप देख रहे हैं डायरेक्ट बीपीएससी में पूछा गया है। चलिए अगला है ददनी प्रथा। हो सकता है अगला बार बीपीएससी कहेगा कि ये तो हम बहुत पूछे, तिनकठिया व्यवस्था, नील की खेती, अभी ददनी प्रथा को ले लेते हैं, 70वीं में पूछ सकता है। इस प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, कारीगरों, शिल्पियों आदि से निर्मित माल प्राप्त करने के लिए अग्रिम अथवा पेशगी के रूप में धन देते थे। तो काफी स्थिति खराब थी जब भारत में रूल कर रहा था ब्रिटिश। तो ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था को भी अगर एक बार आप चेक करें तो एक पहली व्यवस्था थी अस्थायी बंदोबस्त, आपने इतिहास में पढ़ा होगा, काफी फेमस, जो बंगाल में लगाया गया था, परमानेंट सेटलमेंट। फिर आई रैयतवारी, क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट में अंग्रेजों को बहुत लॉस हुआ, क्योंकि समय के साथ चीजें बढ़ती है, वो तो परमानेंट था। तो रैयतवारी लाया, डायरेक्ट किसान से बात किया। उसके बाद आया महालवाड़ी, गाँव में एक महाल होता था, व्यक्ति जो सारे लोगों से कलेक्ट करके उसे देता था। अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लगाया, जबकि रैयतवारी में टॉमस मुनरो के दिमाग की उपज थी और महलवारी हॉल्ट मैकेजी की दिमाग की उपज थी। तो आपसे क्षेत्र पूछता है कि कहाँ रैयतवारी था, कहाँ था, तो आप एक बार जरूर देखिए। बिहार, बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस, उत्तरी कर्नाटक, यानी समस्त ब्रिटिश भारत का 19% भाग में स्थायी बंदोबस्त लागू था, जबकि रैयतवारी था बम्बई, मद्रास, असम, समस्त ब्रिटिश भारत के 51% भाग में रैयतवारी था, जो डायरेक्ट, इसमें भू का मालिक डायरेक्ट किसान ही होता था। और परमानेंट सेटलमेंट जो है उसमें भूमि का मालिक जमींदार होता था, यही अंतर है। तो जमींदार ज़्यादा अमीर हो गया क्योंकि वो किसानों से बहुत ज़्यादा ऐंठ लेता था, जबकि अंग्रेज यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सूत्रधार थे वो साहब, उनका तो परमानेंट सेटलमेंट था कि भाई इतना दो, बाकी तुम जानो। और ये जो तीसरी व्यवस्था थी महालवाड़ी प्रथा, ये उत्तर प्रदेश, मध्य और प्रांत पंजाब के बीच लागू था, समस्त ब्रिटिश भारत का 30%। तो सबसे ज़्यादा आप देखेंगे तो ये है वो कौन सा, 51% ब्रिटिश भारत पर, यानी ब्रिटिश जहाँ जहाँ कब्जा किए थे उसके 51% भाग पे रैयतवाड़ी व्यवस्था था। इसका मतलब रैयतवाड़ी व्यवस्था ठीक ठाक था। चलिए, तीनों व्यवस्थाओं में स्थायी बंदोबस्त जमींदार के हाथ में था, रैयतवाड़ी में डायरेक्ट किसान मालिक थे, और महालवाड़ी में गांव का कोई एक मुखिया या महाल होता था जो सारे टैक्स को कलेक्ट करके अंग्रेजों को देता था। तो ये स्थिति थी उस समय राजस्व कंट्रोल करने की। इसमें जमींदारी ज़्यादा फूली फलित हुआ, अंग्रेजों को काफ़ी लॉस हुआ। इस स्थिति में बहुत ठीक ठाक रहा और इस स्थिति में भी ठीक ठाक रहा टैक्स, लेकिन इसका जो इफेक्ट आया, प्रभाव आया, वो बहुत खतरनाक प्रभाव पड़ा। जो पारंपरिक अर्थव्यवस्था था उसका विघटन हुआ, कृषकों की स्थिति काफी दरिद्रता हो गई, कृषक में ठहराव तथा अवनति हो गई बेचारे। पुराने जमींदार का उन्मूलन तथा नए जमींदार का उदय हुआ, जमींदार बहुत ज्यादा आगे निकल गया, कृषि का वाणिज्यीकरण हो गया, व्यापार हो गया। वह कौन सी भू राजस्व व्यवस्था थी जो सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्र में लागू थी? ये सवाल मैंने कहा पहले ही, बीपीएससी ने पूछा था, रैयतवाड़ी 51%। स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किसने संबंधित था? भू राजस्व के निर्धारण से। आगे बढ़ते हैं। भारत में रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। भारत में रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। डलहौजी के प्रयास से ही महाराष्ट्र में सन 1853 में मुंबई से थाने तक पहली बार रेल चलाई गई थी। चलिए अब देखते हैं लास्ट का ये हॉट पॉइंट,
गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने इजारेदारी प्रथा फार्मिंग सिस्टम का प्रारंभ भू राजस्व की वसूली के लिए किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा लेते हैं टॉपिक 1857 की क्रांति। काफी मजेदार, इससे सवाल ना आए हिस्ट्री के, मॉडर्न में, तो फिर बात ही क्या है। तो पहला कंटेंट कहता है 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई। भैया कहां से प्रारंभ हुई बताइए, आप ही लोग बताइए। मेरठ से हुई 10 मई 1857 को। क्लियर है, होनी थी 30 मई को, हो गई 10 मई को, इसलिए दिक्कत हुआ। 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने किस स्थान पर विद्रोह किया था? तो बैरकपुर बंगाल में किया था। 1857 के स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक क्या थे? कमल और रोटी कई बार पूछे गए हैं। वर्ष 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? एनाफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग हुआ था। यानी राइफल में जो कारतूस भरे जाते थे उसमें चर्बी से कवर किया होता था और वो चर्बी गाय और सुअर के मांस से बनते थे, जिसके कारण हिंदू और मुस्लिम दोनों को धार्मिक आघात लगा। अंग्रेजों की शोषणकारी आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं प्रशासनिक नीतियों के प्रभाव ने 1857 के विद्रोह को जन्म दिया। देखिए 1857 एकाएक नहीं हुआ, बहुत दिनों से अंग्रेज जितना कुकर्म कर रहे थे भारत में, उन सबों का एक रिएक्शन था वो। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। किया कराया डलहौजी का, फंस गया बेचारा कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री था पामस्टन। कई बार यह पूछा गया है, याद रखिएगा। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? तो सैनिक का दिल्ली के लाल किला पर पहुंचना। 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाला सर्वाधिक सैनिक किस राज्य तथा अवध से था? यानी कि यूपी से था। आगे बढ़ते हैं। चलिए 1857 ईस्वी में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग। यह यूपीएससी में एक बार पूछ दिया था कि सर्वप्रथम भारत की राजधानी कोलकाता थी, ये बात आप जानते हैं। फिर ट्रांसफर हुई दिल्ली, लेकिन उसने पूछा कि एक दिन के लिए इमरजेंसी राजधानी किसे बनाया गया था? तो इलाहाबाद को बनाया गया था। लेकिन किसने बनाया? लॉर्ड कैनिंग ने बनाया। क्यों बनाया था? क्योंकि 1857 की क्रांति चल रही थी। केंद्रीय संगठन की कमी तथा सुनियोजित रणनीति के अभाव में 1857 का विद्रोह क्या हो गया? असफल हो गया। यानी सेंट्रलाइज कोई डिसीजन नहीं था, एक साथ कोई लड़ा नहीं, सब अपनी अपनी, नहीं कहते, अपनी अपनी डफाल, अपनी अपनी डफली बजा रहे थे। जैसे मैं एग्जाम्पल दूं तो रानी झांसी की जो लड़ रही थी लक्ष्मीबाई, वो इसलिए लड़ रही थी क्योंकि अंग्रेजों ने उन्हें उनके गोद लिए हुए बेटे को गद्दी देने से इनकार कर रहा था, है ना। बेगम हजरत महल का नाम आता है, जो लखनऊ से लड़ी थी। ये वही महिला है जो हम बाजिद अली शाह, जो अवध के नवाब थे, उन पे एलिगेशन लगाकर अंग्रेजों ने राज्य हड़प लिया। इस वजह से बेगम हजरत महल लड़ने आई, आप जानते हैं। अच्छा, जगदीशपुर से आए, बिहार के जगदीशपुर से, आरा के बाबू वीर कुंवर सिंह, ये इनकी जमींदारी, ये जमींदार थे, इनकी जमींदारी छिना रही थी, इसलिए आए। यानी कि सब अपने 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 अपने, नाना साहब का पेंशन बंद था इसलिए आए थे। तो सब अपनी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को लेकर अंग्रेजों से लड़े, लेकिन एक ही टाइम पे लड़े, ये अच्छी बात। प्रॉब्लम अलग अलग था लेकिन समय एक ही था। फिर भी उसमें थोड़ा सेंट्रलाइज नहीं हुआ, जिस वजह से असफल हुआ। लेकिन अंग्रेजों पे जबरदस्त घात पड़ा, इतना पड़ा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हुआ और ब्रिटिश क्राउन शासन करने आ गई। ये कम बात है क्या दोस्त? समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? चलिए, लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किस महिला ने किया था? बेगम हजरत महल ने। 1857 के स्वाधीनता संग्राम में प्रमुख भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। तो वाराणसी की मनु थी। ग्वालियर का गंगाधर राव, विवाह हुआ। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसने पराजित किया? कैप्टन हीरोज था। किसी ने कहा था कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में या इतिहास में ये महिला अकेली मर्द है, बताइए। असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? दीवान मनीराम दत्त। फैजाबाद से विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेज ने 50,000 रुपए का इनाम रखा? मौलवी अहमदुल्ला। आगे बढ़िए। कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे नाना साहब, मैंने पहले कहा था। अपना सेनापति नियुक्त किया किसे? तात्या टोपे को, जिसका पूरा नाम था रामचंद्र पंडुरांग। 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया? वक्त खां। तो 1857 की क्रांति में जो मुगल बादशाह था वो था बहादुर शाह जफर, या जिसे बहादुर शाह द्वितीय भी आप कहते हैं।
चलिए एक स्लाइड में देखते हैं 1857 के विद्रोह का प्रमुख केंद्र और उसके विद्रोही नेता। चला जाए, चलिए। तो सबसे पहला केंद्र है दिल्ली, जहां बहादुर शाह जफर यानी द्वितीय हैं, वक्त का उनका सेनापति है। 11 मई 1857 का यहाँ विद्रोह हुआ और इसको दमन करने के लिए अंग्रेज आया निकलसन और हडसन। कौन आया? निकलसन और हडसन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। दूसरा है लखनऊ, जहां बेगम हजरत महल लड़ी भारत की ओर से, और ये 4 जून 1857 को हुआ। और इसको दबाने के लिए कॉलिन कैपेबल आए। कौन आए भैया? कॉलिन कैपेबल। कौन आए? कॉलिन कैपेबल। चलिए आगे बढ़ते हैं। झांसी यानी ग्वालियर, ये बहुत प्रसिद्ध है, रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे लड़े थे 4 जून 1857 को, और इनके दमन करता थे ईस्ट इंडिया के तरफ से, अंग्रेज के तरफ से जनरल ह्यूरोज। कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे दोनों मिलकर लड़े 5 जून 1857 को। कॉलिन कैपेबल यहाँ कंट्रोल कर रहा था, यानी लखनऊ और कानपुर दोनों को कैपेबल ही कंट्रोल कर रहा था। इलाहाबाद में लियाकत अली नेतृत्व कर रहे थे 6 जून 1857 को, तो कर्नल नील उसको दबाने गया। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला जून 1857, तो कर्नल नील यहाँ भी दबाने गया। तो इलाहाबाद और फैजाबाद में कर्नल नील था, लखनऊ और कानपुर में कैपेबल था, झांसी में ह्यूरोज था और दिल्ली में निकलसन और हडसन था। जगदीशपुर वीर कुंवर सिंह को दबाने के लिए 12 जून 1857 को ये तिथि को विद्रोह हुआ। विलियम टेलर और बिसेंट गया था, ये सवाल बीपीएससी ने पूछा है। विलियम टेलर साहब गए थे। बरेली में खान बहादुर खां लड़ रहे थे जून 1857 में, और इसको दबाने के लिए बिसेंट अय्यर गए थे जो अंग्रेजी अधिकारी था। और फतेहपुर में अजीमुल्लाह साहब लड़ रहे थे 1857 की क्रांति में, और इसे दबाने के लिए जनरल रेनाड गया था। और अंतिम पॉइंट इस पेज का, 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक बहादुर शाह जफर थे। अच्छी बात है, यह सवाल पूछा गया है। इन्हें इस विद्रोह का अखिल भारतीय नेता माना गया था। देखिए कोई भी तो सेंटर हो, मुगल का बहुत अच्छा प्रभाव था उस समय भारत पे, तो एक मुगल नेता अगर आगे होता तो एक अच्छा मोमेंटो जाता पूरे इंडिया में, इसीलिए इसे लिया गया था। जब आप गहराई से कंसेप्ट को पढ़ेंगे तो आप समझेंगे। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया। इसके माध्यम से भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथ चला गया। ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया था। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा करी 1 नवंबर 1858 में। वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया? पील आयोग। कौन सा आयोग भैया? पील आयोग। ये सवाल पूछा हुआ है दरोगा में। वर्ष 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा किसी भारत का प्रथम वायसराय बना। देखिए 1858 का अधिनियम आया तो लॉर्ड कैनिंग जो पहले से भारत का गवर्नर जनरल था उस पद को ही चेंज कर दिया, तो अपने पद का अंतिम और नए पद का पहला गवर्नर लॉर्ड कैनिंग बना, जिसे अब वायसराय कहा गया। ये भी सवाल पूछेगा अंतिम गवर्नर कौन? तो लॉर्ड कैनिंग। पहला वायसराय कौन? लॉर्ड कैनिंग। तो न्यू पद का पहला और पुराने पद का अंतिम वही बंदा होगा जो उस समय था। 1857 ईस्वी के विद्रोह में कौन सा शायर अंग्रेजों के आलोचक था? मिर्जा गालिब। ये सवाल बीपीएससी पूछा हुआ है। भारत में शिक्षित मध्यवर्ग तथा जमींदारों ने 1857 के विद्रोह के में तटस्थता बनाए रखा, यानी शिक्षित मध्यम वर्ग और जमींदार तटस्थ रहे, मुंह टुकुर टुकुर देख रहे थे। इन्हें लगता था कि यार किसको क्यों लड़े, हम सब तो अपने अपने लिए लड़ रहा है तो हम क्यों लड़े। सही बात है, इनका भी सोचना जायज है। 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सर सैयद अहमद खां। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह द्वारा किया गया। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सहायता की थी? ग्वालियर के सिंधिया परिवार ने अंग्रेजों की सहायता की थी। सोचिए, और ये आज ये ग्वालियर के सिंधिया परिवार के लोग काफी बड़े मंत्री नेता बने हुए हैं, और उस समय इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। पता नहीं क्या मजबूरी रही इनकी, इन्हें भी लगा होगा कि सब अपने लिए लड़ रहा है तो हम क्यों लड़े, हम अपने फायदा के लिए लड़ लेते हैं, अंग्रेजों का ही साथ देते हैं। और यहाँ तक हुआ कि जो दिल्ली में एक फैक्ट्री थी बंदूक गन की जो अंग्रेजों की थी, उसे लूटने जा रहा था मेरठ के सैनिक, उसमें सिंधिया परिवार के लोगों ने ही आग लगा दिया ताकि वो लूट नहीं पाए, और सब ब्लास्ट हो गया। तो इतिहास को गहराई से पढ़ेंगे, बहुत मजेदार है। आगे बढ़ते हैं। 1857 पर आधारित प्रमुख पुस्तकें, तो द ग्रेट
रिबेलियन अशोक मेहता, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस विनायक दामोदर सावरकर, 1857 एस.एन. सेन, सिपिया म्यूटिन एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 आर.सी. मजूमदार, हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटी टी.आर. होमस, रिलेवियन 1857 पी.सी. जोस और कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट सर सैयद अहमद खां। तो बस फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता का पहला युद्ध यानी स्वतंत्रता का पहला संग्राम किसने कहा था? बी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। यही पूछता है बार बार, इसको जरूर आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। और अब है, किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई बताई थी? तो बी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर ने बताई थी। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी? सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर ने। तथाकथित प्रथम भारतीय राष्ट्रीय संग्राम, ना प्रथम, ना राष्ट्रीय, ना ही स्वतंत्रता, यह कथन किसने कहा? आर.सी. मजूमदार थे। उन्होंने कहा ये प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम भी नहीं है, ना ही प्रथम राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता, कुछ भी नहीं है। भैया लोगों ने पूछा भाई आप ऐसे उल्टा काहे बोलते हैं? कहा यार क्यों नहीं बोले, सब अपने लिए लड़ा तो फिर इसको स्वतंत्रता संग्राम कैसे बोलेंगे, राष्ट्रीय संग्राम कैसे बोलेंगे? तो सारे राइटर की अपनी अपनी राय थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? एस.एन. सेन। आगे बढ़िए। 1857 के विद्रोह पर आधारित प्रमुख मत देखिए। डी.एस.एन. सेन का मत था जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। अशोक मेहता ने कहा 1857 के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। वी.डी. सावरकर ने कहा 1857 का विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। इन्हीं को ज्यादा वैल्यू दिया गया है, बाकी जो निगेटिव बात की उसको इतिहास ने उठा के फेंका बहुत ज्यादा है। आर.सी. मजूमदार ने कहा तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम कुछ भी नहीं है, ये निगेटिव बात बोले हैं। सर जॉन लॉरेंस ने कहा यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। बेंजामिन डिज़रायली ने कहा 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। और पी रॉबर्टसन ने भी कहा यह विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था जिसका तत्कालीकरण चर्बी वाला कारतूस था। अरे यह बात सही है कि तत्कालीकरण तो वही था। गांव में आपकी किसी से लड़ाई हो जाती है तो एक बार आप छोड़ते हैं, दोबारा छोड़ते हैं, फिर पता चलता है वो आपको गाली दे रहा है, वो भी छोड़ते हैं। लेकिन किसी दिन ऐसा आता है जब आपको वो सामने कुछ बोलता है तो आप क्या बोलते हैं कि बहुत दिन से बर्दाश्त कर रहे थे, आज नहीं छोड़ेंगे। तो उस दिन जो बातें हुई वो तत्कालिक कारण है, लेकिन उस व्यक्ति के प्रति आग तो आपको पहले से था। वही तो स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति, पहले से आग था, लेकिन चर्बी वाला कारतूस ने पूरा ब्लास्ट करवा दिया। टी.आर. होमस, इन्होंने कहा कि यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। डब्ल्यू टेलर और जेम्स आउटरम ने कहा यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था। रीज ने कहा यह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। नहीं, ईसाई धर्म चाहते थे कि हिंदू मुसलमान के धर्म भ्रष्ट हो जाए। तो सबने अपनी अपनी बात करी। इसमें महत्वपूर्ण बात किसने करी? बी.डी. सावरकर ने। चलिए इस पेज का लास्ट टॉपिक है रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर हीरोज ने क्या कहा था? भारतीय विद्रोह में वो अकेली पुरुष यानी कि मर्द थी। तो मैं कई बार क्लास लेते टाइम यह भी कह देता हूं कि लड़की तो एक ही हुई भारत में, रानी लक्ष्मीबाई और एक रजिया सुल्तान, दो, जिसे हम लोगों ने एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जिसके कारण वो अपनी वीरता को साबित करी। वरना हमने लड़कियों को अच्छा प्लेटफॉर्म ही नहीं दिया, लड़कों के बराबर खड़ा ही नहीं किया है आज भी। इसलिए लड़कियां पीछे हैं, समाज में दिक्कतें हैं और इसलिए वो आसानी से बाहर की दुनिया में बेचारी ठगी जाती है और आसानी से बाहर के लोग उसको कंट्रोल कर लेते हैं। जिस दिन बराबर की सीढ़ी देंगे बात बनेगी। अगले पेज पे चलते हैं। प्रमुख किसान एवं जनजातीय विद्रोह देखते हैं। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना था। 1857 के विद्रोह के पश्चात बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ? नील विद्रोह हुआ। आदिवासी नेता को जगत पिता धरती का आवा के नाम से किसे जाना जाता है? बिरसा मुंडा को। संथाल विद्रोह 55-56 का नेतृत्व सिद्धू एवं कन्हू ने किया। इस विद्रोह को हूल विद्रोह के नाम से जाना जाता है, कई बार पूछा है। वंदे मातरम गीत के रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी और सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास में है? आनंद मठ में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा बीपीएससी ने। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने पुस्तक उपन्यास आनंद मठ में करा और उसी में गीत भी लिखा वंदे मातरम। हो विद्रोह कब हुआ? 1820-21। संभलपुर में हुए अनेक ब्रिटिश विरोही विद्रोह का नेता सुरेंद्र साई था। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक तथा जत्था की स्थापना वासुदेव बलवंत फरके ने स्थापित करी थी। कूका आंदोलन 1840 से 72 किसने संगठित किया था? गुरु राम सिंह ने। उलगन विद्रोह बिरसा मुंडा।
उलगुलान विद्रोह, देखिए ये बीपीएससी ने जब पूछा तो बहुत सारे बच्चे का दिमाग ही घूम गया कि ये क्या पूछ रहे हैं भाई। उलगुलान विद्रोह किससे संबंधित था? बिरसा मुंडा से। तो यही खास बात है इस किताब की कि इसमें हर एक महत्वपूर्ण कंटेंट को कवर कर दिया गया है। थैंक्स फॉर महेश बनवाल। बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित थे? झारखंड से। नील कृषकों की दुर्दशा पर रचित नाटक नील दर्पण के लेखक थे दीनबंधु मित्र। पागलपंथी विद्रोह का मुख्य क्षेत्र था शेरपुर से गारो पहाड़ियों तक। फराइसी विद्रोह थे दादू मियाँ। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ? 1820 में। मुंगेर के बरहिया ताल विद्रोह का उद्देश्य था बकस्त भूमि की वापसी की मांग। आगे बढ़िए। कोल विद्रोह 1830-32 के नेतृत्व किसने किया? बूधो भगत ने। मानव बलि प्रथा मोरिया का निषेध करने का कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह खोंड जनजाति ने किया था। मुंडा विद्रोह किस वर्ष हुआ? 1899 में। 1855 में संथाल ने किस अंग्रेज कमांडर को पराजित किया? मेजर बारो। सन्यासी विद्रोह का दमन करने के लिए वारन हेस्टिंग्स का श्रेय मिलता है क्योंकि इसने सन्यासी विद्रोह को कुचल दिया। जनजातीय विद्रोह और क्षेत्र एक साथ एक स्लाइड में देखना चाहते हैं तो चलिए देखिए। प्रमुख जनजातीय विद्रोह। चुआर विद्रोह, राजा थे जगन्नाथ। राजा जगन्नाथ थे इसके नेतृत्वकर्ता और वर्ष 1768 में हुआ। इससे प्रभावित क्षेत्र थे ननभूम, बीरभूम, पश्चिम बंगाल। आगे बढ़िए। हो विद्रोह, राजा परहत 1820-22-32 में हुआ। सिंहभू और छोटा नागपुर में प्रभावित क्षेत्र था। भील विद्रोह, सेवाराम, त्रंबकम 1828 से 48। खानदेश, खासी, राजा तीरथ सिंह, मुकुंद सिंह, बारमनिक 29 से 32। खांसी पहाड़ी असम और मेघालय के बीच। कोल विद्रोह कोल जनजाति जो थे वो बुद्धो भगत व गंगा नारायण नाम नेतृत्व करता था इसके, और इससे प्रभावित था झारखंड का वो क्षेत्र जिसे छोटा नागपुर कहा जाता है। रंपा विद्रोह, अलूरी सीतारा राजू इसके नेतृत्व करता थे, 1879 में हुआ था और ये आंध्र प्रदेश में हुआ। खोंड विद्रोह आपने पहले बताया, चक्र बिश्नोई इसके नेतृत्व करता थे, 1846-48 से 55, खोंडमल उड़ीसा में। संथाल विद्रोह, सिद्धू और कान्हू काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है 1855-56 में। राजमहल की पहाड़ी और पश्चिम बंगाल झारखंड के कुछ क्षेत्र इससे शामिल थे। मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा ने करा, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, 1899 से 1900, छोटा नागपुर का पठार यानी कि झारखंड का क्षेत्र। भील विद्रोह, दौलत सिंह 1914 से 15, वंशवारा और दुर्गपुर ये क्षेत्र इनसे प्रभावित था जो दक्षिण राजस्थान का क्षेत्र है। अब आइए देखते हैं इस पेज का लास्ट कंटेंट। पावना विद्रोह 1873 क्षेत्र के प्रमुख नेता ईशान चंद्र राय, शुभनाथ पाल व केशव चंद्र राय थे। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगले पेज का महत्वपूर्ण कंटेंट। बेलू थम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया था? केरल में। भीलों द्वारा मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति प्रारंभ की गई थी। गडकरी विद्रोह का केंद्र किस स्थान पर था? कोल्हापुर। जनजातीय लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने करा? ठक्कर बापा ने। यह भी पूछा है बीपीएससी ने, क्या गजब है। खैरवार आदिवासी आंदोलन किस वर्ष हुआ? 1874 में। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ? केरल के मालाबार तट पे, यह भी कई बार पूछा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। गोविंद गिरी ने मेवाड़, बंगर और आसपास के क्षेत्र में निवास करने वाले भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसूड़िया आंदोलन प्रारंभ किया था। ओहोम विद्रोह 1828-35 किस राज्य से संबंधित है? असम से। राम सिंह के नेतृत्व में कूका आंदोलन हुआ था, यह मूलतः भगत जवाहरमल सेन के द्वारा हुआ था। महाराष्ट्र में कौन सा विद्रोह हुआ? भील विद्रोह। बिरसा मुंडा ने एकेश्वरवाद की स्थापना पर बल दिया, यानी ईश्वर एक ही है। अब एक ही स्लाइड में बनवाल साहब की इस बुक ने किसान विद्रोह को कलेक्ट किया है, जरा इसे देख लेते हैं एक बार। क्या देख लिया जाए? चलिए देख लीजिए। इधर साइड पंजाब के क्षेत्र में देखिए इन्होंने लिखा है कूका आंदोलन, भगत जवाहरलाल, बालक सिंह, राम सिंह कूका। पंजाब में कौन सा आंदोलन हुआ? कूका आंदोलन 40 से 72 के बीच। अब इधर ही इन्होंने लिखा राजस्थान कच्छ विद्रोह, नेतृत्व भरतमल एवं झरेझा। बघेरा विद्रोह भी इधर ही गुजरात में ही हुआ। उसके बाद महाराष्ट्र में क्या है? गडकरी विद्रोह। उसके बाद पश्चिमी घाट रामोसी विद्रोह। कर्नाटक का है किट्टूर विद्रोह और पालीगरों का विद्रोह है तमिलनाडु। फिर आंध्र प्रदेश में रंपा विद्रोह, पूर्वी गोदावरी में कोया विद्रोह, उड़ीसा में खोंड विद्रोह, पाइका विद्रोह, संभलपुर विद्रोह और पश्चिम बंगाल में सन्यासी विद्रोह। झारखंड में आपने देखा, झारखंड में कई सारे विद्रोह जिसमें काफी फेमस हुए बिरसा मुंडा विद्रोह, 1899 में ये ज्यादा फेमस हुआ। ताना भगत हुआ जिसके नेतृत्वकर्ता जतरा भगत थे,
युआन और जुआग विद्रोह हुआ जिसके नेतृत्व तारन नायक थे। फिर चेर विद्रोह हुआ, नेता भूषण सिंह थे। असम में अहोम विद्रोह हुआ, नेता गोमघर कुंवर थे। खासी विद्रोह हुआ, नेता राजा तीरथ सिंह थे। कुकी विद्रोह 1917 में हुआ मणिपुर में। उसके बाद बहाबी विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, फकीर विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह क्रमशः टीपू मीर ने करा था पश्चिम बंगाल और झारखंड के क्षेत्र में। फराइजी विद्रोह दादू मियाँ असम के क्षेत्र में। तो इस तरह एक ही स्लाइड में इन्होंने कोशिश किया कि सभी विद्रोह को दिखाया जाए। और इस पेज का अंतिम कंटेंट दिया नीचे। गोगिनेनी रंगा बाइकुल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, संसद नेता तथा भारतीय किसान आंदोलन के पिता माने जाते थे। क्या दमदार कंटेंट निकालते हैं भाई साहब ये। अब विभिन्न किसान आंदोलन एक दृष्टि में इन्होंने दिया है। किसान आंदोलन, मोपला विद्रोह, ये चूंकि ये सारे जो थे वो किसान भी थे, किसान जो थे उन्होंने भी आंदोलन किया। इससे पहले तो आपने देखा वो जनजातीय आंदोलन था, अब ये किसान आंदोलन भी एक साथ देख लीजिए। मोपला विद्रोह मालाबार तट केरल के आसपास हुआ। केएन हाजी थे, अंग्रेजों द्वारा नई राजस्व व्यवस्था लागू की गई थी जिसके कारण हुआ। नील विद्रोह बंगाल में हुआ, दिगंबर और विष्णु विश्वास इसके नेतृत्व करता थे, नील की खेती के कारण हुआ था। पावना विद्रोह बंगाल में हुआ, ईश्वर चंद्र राय थे, यहाँ भी अधिक ज्यादा टैक्स लिया जाता था। दक्कन विद्रोह महाराष्ट्र के क्षेत्र में हुआ जहाँ पर बाबा साहब देशमुख नेतृत्व किए, ये रैयतों को काफी ज्यादा लूटा जा रहा था, इसके कारण हुआ। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ, चंपारण बिहार में, जिसके चलते नेतृत्व किए महात्मा गांधी ने। यहाँ तीनकठिया व्यवस्था थोपी गई थी किसानों पे। फिर 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ जो गुजरात में हुआ। महात्मा गांधी और सरदार पटेल ने इसको कंट्रोल किया। फसल बर्बाद होने पर भी लगान वसूल किया जाता था। अवध किसान आंदोलन 1920 में हुआ, प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर, फैजाबाद, झिंगुरी लाल सिंह और बाबा रामचंद्र इसको कंट्रोल किए और इसके कारण अवैध लगान और वसूली को कंट्रोल किया गया अंग्रेजों द्वारा। एका आंदोलन बाराबंकी, हरदोई, बहरीच, सीतापुर में मादरी पासी इसके नेतृत्व थे, लगान में वृद्धि के कारण हुआ। मोपला विद्रोह जैसे मैंने पहले भी चर्चा किया केरल के मालाबार तट के साइड हुआ। अली मुल्सियत अधिक लगान देने के कारण यह विद्रोह हुआ। बारदौली सत्याग्रह सूरत के बारदौली में हुआ, सरदार पटेल इसी में इन्होंने इसे सरदार की उपाधि वहां की महिलाओं ने दिया, लगान अधिक वसूला जा रहा था। तो जो भी विद्रोह हो रहा है वहां कहीं ना कहीं टैक्स, लगान इन सब में वृद्धि करते हैं अंग्रेज। इस चक्कर में हमारे भारत के किसानों ने युद्ध किया। पंजाब में जो किसान आंदोलन हुआ, जालंधर, अमृतसर, यहाँ सब सोहन सिंह भखना, ज्वाला सिंह, तेज सिंह, मास्टर हरि सिंह बाबा इन्होंने कंट्रोल किया। तेभागा आंदोलन दिनान, चांदपुर, रंगपुर, जलपाईगुड़ी यानी कि पश्चिम बंगाल का कुछ क्षेत्र, असम का कुछ क्षेत्र में हुआ। कपार राम सिंह, भवन सिंह ये सब किए। तेलंगाना आंदोलन तेलंगाना में हुआ, सामूहिक नेतृत्व हुआ। यहाँ पर भी जमींदार साहूकार जो थे वो काफी लूट रहे थे। अंतिम इस पेज का कंटेंट है, भारत की स्वतंत्रता के पश्चात चलाए गए भूदान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? विनोबा भावे ने किया था। कई बार बीपीएससी ने पूछा है तो इसे आप ध्यान से रखेंगे। और अगला टॉपिक है ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास। देखिए मॉडर्न हिस्ट्री का काफी लंबा महेश बनवाल सर ने दिया है, तो हमने उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। ये पार्ट 1 है, फिर अगला बार पार्ट 2 करेंगे और मॉडर्न हिस्ट्री कवर हो जाएगा। तो चलिए, वीडियो लंबा होगा ही क्योंकि पूरी किताब पढ़नी है आपको दिक्कत हो तो आप पॉज कीजिए, फिर चाय वो पी लीजिए, फिर करिए। हमारा क्या है, हम तो बैठे हैं इसी काम के लिए। व्यक्तिगत प्रयासों से सर्वप्रथम कलकत्ता में शिक्षा हेतु मदरसा की स्थापना किसने करी थी? वारेन हेस्टिंग्स ने। देखिए ये क्वेश्चन इस बार टीआरई में पूछा था, मदरसों की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? वारेन हेस्टिंग्स। वर्ष 1784 में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स ने करी थी। यह भी क्वेश्चन बिहार बीपीएससी टीआरई में पूछा हुआ था, दोनों सवाल पूछा हुआ था। आप मेरी बात पे यकीन मत कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाके देख लीजिए। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अधीन सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विगलिंग्स ने किया था तथा कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद सर विलियम जोन्स ने करा था। बहुत बढ़िया। प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना जोनाथन डंकन ने किया था। यह भी टीआरई में पूछा गया, मैं लॉक कर सकता हूं, वाराणसी में किया है। प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना जोनाथन डंकन ने करी थी। वर्ष 1800 में कलकत्ता में असैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेजली ने करी। किस अधिनियम के द्वारा भारत में शिक्षा के प्रसार हेतु 1 लाख रुपए खर्च किए? गवर्नर जनरल को दिया गया, चार्टर अधिनियम 1813। आंग्ल प्राच्यवाद विवाद। आंग्ल प्राच्य विवाद किससे संबंधित था? तो भारत में शिक्षा पद्धति लागू करने के तरीकों से।
भारत में शिक्षा प्रसार हेतु अंगलवादी यूरोपियन ज्ञान एवं अंग्रेजी भाषा के समर्थक थे, जबकि प्राच्यवादी भारतीय पारंपरिक ज्ञान एवं भारतीय भाषाओं के समर्थक थे। तो जब भारत में अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था को लागू कर रहा था तो व्यवस्था ये थी कि क्या अंग्रेजी में शिक्षा दे या फिर भारत की भारतीय संस्कृति में, इस पर ही विवाद छिड़ा था। शिक्षा के संबंध में विख्यात अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? ऑकलैंड। लॉर्ड मैकाले किस शिक्षा पद्धति से था? अंग्रेजी शिक्षा पद्धति। इसी ने सब चौपट कर दिया। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली का प्रारंभ हुआ 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस वायसराय के शासन काल में हुआ? लॉर्ड विलियम बेंटिक। किस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया? वुड डिस्पैच 1854। याद रखिएगा, कई बार पूछा है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। वुड घोषणा पत्र के सुझाव पर कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में किस वर्ष विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई? 1857 में। मनुस्मृति वह प्रथम ग्रंथ है जिसका अनुवाद सबसे पहले संस्कृत से अंग्रेजी भाषा में एक कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से प्रकाशित हुआ। पेरिस स्थित रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता किस भारतीय को प्रदान की गई थी? माइकल मधुसूदन दत्त को। बॉम्बे में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना डी.के. कर्व ने करी थी। भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए किसने प्रबल रूप से वकालत किया? तो मदन मोहन मालवीय ने करा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसके द्वारा हुआ? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए एनी बेसेंट ने वर्ष 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो वर्ष 1916 में मदन मोहन मालवीय जी के प्रयास से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बन गया। तो यह भी सवाल बीपीएससी पूछा है, इसको भी ध्यान रखिएगा। वर्ष 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजाराम मोहन राय हिंदू कॉलेज की स्थापना करा। वर्ष 1847 में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की रूप में भारत का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज जेम्स टॉमसन ने किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमुख शिक्षा आयोग देख लेते हैं एक स्लाइड में एक साथ। चार्ल्स वुड डिस्पैच ये शिक्षा के लिए आया था 1854 का, यह पहला आयोग था जिससे लॉर्ड डलहौजी के काल में। दूसरा हंटर आयोग 1882 में लॉर्ड रिपन के काल में। अब यहाँ आप कंफ्यूज हो जाएगा, हंटर आयोग रॉल्ट एक्ट के बाद भी आया था, तो यदि शिक्षा से पूछे तो हंटर आयोग, शिक्षा क्वेश्चन में रहे तो हंटर आयोग आप मार सकते हैं। अदरवाइज जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉल्ट एक्ट, इस सब के सिचुएशन रहे तो वो भी हंटर आयोग के सिफारिश में आएगा। रेले आयोग विश्वविद्यालय आयोग था जो 1902 में लॉर्ड कर्जन ने लाया। सैंडलर आयोग ये लॉर्ड चम्सफोर्ड 1917 में लाया था। इंच कैप आयोग 1923 लॉर्ड रीडिंग। हॉर्टेक्स समिति प्राथमिक शिक्षा के लिए 1929 में आया था लॉर्ड इरविन। लिडेंस आयोग प्रौढ़ शिक्षा के लिए आया था 1929 में लॉर्ड इरविन। सार्जेंट आयोग 1944 में आया था लॉर्ड बेवेल और राधाकृष्ण आयोग 1948 में आया था लॉर्ड माउंट बेटन। राधाकृष्ण आयोग ने ही काफी कुछ करी। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1937 में गांधी जी द्वारा प्रस्तुत वर्धा योजना शिक्षा से संबंधित था, तो गांधी जी ने लाया वो था वर्धा योजना। चलिए आगे बढ़ते हैं और 9वां टॉपिक लेते हैं, आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। क्या हुआ? पानी पी लीजिए, तनाव मत लीजिए, एग्जाम है ना भाई। आप लोग भी पीजिए, वीडियो पॉज कीजिए। दो पार्ट में कवर करना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, नहीं तो 3 पार्ट लगेंगे। भारत का प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट किस वर्ष प्रकाशित किया गया? 1780 में। किसने? जेम्स अगस्ट हिक्की द्वारा। काफी वीवीआई सवाल है, बीपीएससी ने कई बार पूछा है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समीप लाया गया था? लॉर्ड लिटन। वर्ष 1866 में समादित ज्ञान प्रदैनी पत्रिका का संस्थापक नवीन चंद्र राय। भारत में सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप किसने लागू की? लॉर्ड वेलेजली ने। अलाल हिलाल, देखिए क्वेश्चन पूछा है बीपीएससी ने, आप जाके देख लीजिए, बीपीएससी टीआरई में भी पूछा। अलाल हिलाल और अलाल बिलाल नामक पत्रिकाएं किसके द्वारा लाई गई थी? मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने करी? शिशिर कुमार घोष। रामानंद चटर्जी द्वारा बंगाली भाषा में संपादित मॉडर्न रिव्यू पत्रिका कहां से प्रकाशित हुई? कलकत्ता से। वर्ष 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1882 में रद्द किया था। रिपन को प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, ये बहुत बेहतरीन बात किया था इसने कि 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो था लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1882 में रद्द कर दिया, जबकि रिपन को प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट बहुत खराब एक्ट था, जिसमें भारतीय भाषाओं में छपने वाले सभी अखबारें पे बैन लगा दिया था। इसको खत्म किया लॉर्ड रिपन ने 1882। अच्छा, कभी कभी पूछ देगा लॉर्ड
रिपन ने खत्म किया इसे, प्रेस की मुक्तिदाता तो कहते हैं, लेकिन वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 को लाया किसने? तो आपको भूख लगता है तो क्या कहते हैं? लिट्टी लेके आओ, लॉर्ड लिट्टन। लाया लिट्टी, लिट्टन। खत्म किया लिप्पन, हिन निप दिया रिपन, लेके आया लिट्टन। याद रखिएगा, काफी जबरदस्त सवाल है। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय था बाल गंगाधर तिलक। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किसने करा? होम रूल पार्टी ने। भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था हिंदू पेट्रियाट। क्लियर? अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने प्रारंभ किया था? तारकनाथ दास। क्लियर? कानपुर से प्रकाशित प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन को पूरे भारत में चर्चा का विषय बनाया। फरासी साप्ताहिक मिरात उल अखबार किसके द्वारा प्रकाशित हुई थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा। रॉबर्ट नाइट ने कलकत्ता से वर्ष 1875 में अंग्रेजी भाषा की किस पत्रिका का संपादन किया था? स्टेट्समैन। एक बार थोड़ा सा स्ट्रीमिंग देख लेते हैं भाई, सब ठीक चल रहा? नहीं चल रहा, स्ट्रीमिंग ठीक नहीं चल रहा है, स्ट्रीमिंग रुक गया है। कोई बात नहीं, हम आपको इस पेज के बाद रोक देंगे और फिर ये 9वां टॉपिक है, आगे 9वां और 10वां से करेंगे हम लोग। वर्ष 1861 में इंडियन मिरर नामक अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? कलकत्ता से। बहिष्कृत भारत का पत्रिका से किसका संबंध था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से। हरिजन पत्रिका के प्रारंभकर्ता कौन थे? महात्मा गांधी। लिटन द्वारा वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित कर किस वर्ष भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया? 1878 में। मैंने पहले कहा, लाया था लिट्टी। वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू में वंदे मातरम समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था। उर्दू में सोम प्रकाश नामक पत्र शुरुआत किसने करी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। लीडर अखबार किस कार्य के लिए प्रसिद्ध था? उदारवादियों की नीतियों का प्रचार करने के लिए। अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र वंदे मातरम किसके साथ संबंध था? अरविंद घोष के साथ। किस पत्रिका ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था? पायनियर। नील आंदोलन का समर्थन करने वाली हिंदू पेट्रियाट का संपादक था हरिश्चंद्र मुखर्जी। स्वदेश वाहिनी नामक पत्रिका के संपादक थे रामकृष्ण पिल्ले। अंग्रेजी समाचार पत्र इंडिपेंडेंट किसके द्वारा प्रारंभ किया? मोतीलाल नेहरू। मराठी भाषा की पत्रिका केसरी के संपादक थे बाल गंगाधर तिलक। इंडियन नेशन अखबार पटना से छपा। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन समाप्त होने के एक सप्ताह बाद कलकत्ता के समाचार पत्र द इंडियन मिरर ने लिखा, बॉम्बे में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस भारत में ब्रिटिश शासन इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ती है। और अंतिम पॉइंट, अंग्रेजी समाचार पत्र लीडर के संपादन मदन मोहन मालवीय ने अभ्युदय पत्रिका के पश्चात किया था। अब प्रमुख समाचार पत्र और पत्रिकाएं, यहाँ से हम लोग क्लास लेंगे। इसके अगले टॉपिक है 10, तो पहले इसको देख लेते हैं, है ना। प्रमुख समाचार पत्र में आप कुछ को क्या क्या याद रखना है, ये देखिए। बंगाल गजट 1780 जेम्स अगस्त हिक्की कलकत्ता से छपता था अंग्रेजी भाषा में। ये पहला पत्र जो है पत्रिका है या समाचार पत्र है, इसको याद रखिएगा। फिर बंगाल गजट 1816 में गंगाधर भट्टाचार्य कलकत्ता से, ये भी अंग्रेजी में छपा। संवाद कुमोदी, ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय कलकत्ता बंगाली भाषा से। उसके बाद मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय, ये दोनों। संवाद कुमोदी और मिरातुल, ये दोनों याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय। उसके बाद सत्य प्रकाश के लेखक थे कृष्णोदेश, ये पूछा जाता है। हिंदू पेट्रियाट गिरीश चंद्र घोष, सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इंडियन मिरर 1861 देवेंद्रनाथ टैगोर। जो महत्वपूर्ण है उसे पढ़िए, बाकी वीडियो पॉज करके आप सब पढ़ सकते हैं। जो पूछा जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वही मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। अमृत बाजार पत्रिका 1868, मोतीलाल घोष, शिशिर कुमार घोष कलकत्ता बंगाली। उसके बाद हिंदू 1778, बी राघवचारी मद्रास अंग्रेजी में छपता था। द हिंदू आज भी अंग्रेजी में छपता है। उसके बाद मराठा और केसरी, ये बाल गंगाधर तिलक छापते थे बंबई से, और एक अंग्रेजी था एक मराठी। तो मराठा अंग्रेजी में था और केसरी मराठी में, तो जिसका नाम मराठा उसको उल्टा समझिए, वो अंग्रेजी में था। ओके। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी ने 1903 में निकाला, अफ्रीका में ही अंग्रेजी में था। उसके बाद युगांतर 1906 भूपेंद्र दत्त और बरिंदर घोष, और प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी, और वंदे मातरम लाला हरदयाल। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे मैंने आपको टिक करके करवाया। बाकी पूरा लिस्ट आपके सामने है, आप इसे एक बार देख सकते हैं। चलिए अगला टॉपिक है 10, और इस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे पार्ट नंबर 2 में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो हम आपका ध्यान रखते हैं।
पार्ट 2 हम जल्द ही इस पर देंगे। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जिसमें टॉपिक नंबर 10 सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक सुधार आंदोलन से शुरू होगा। आप उसे देखना ना भूलें। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसलिए बेल आइकन दबा दीजिए कि जब पार्ट 2 रहेगा, अपलोड होगा, तो आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।